नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स टूल में बहुत बहुत स्वागत है। भौतिक विज्ञान के चैप्टर नंबर 4 में हम अध्ययनरत हैं और लगातार हम आपके सामने वीडियो अपलोड कर रहे हैं ताकि आपको इसका पूरा पूरा फ़ायदा हो। आपको सिर्फ इतना ही करना है कि लगातार वीडियो देखें और पूरे सिलेबस को कंप्लीट करने का आपके पास सुनहरा मौका है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि प्रत्येक बच्चे को इसका पूरा पूरा फ़ायदा हो सके। देखिए दोस्तों, लास्ट के वीडियो के अंदर हम लोगों ने आप लोगों को संधारित्र के श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन के बारे में बताया। ठीक है, वो संयोजन हमने कंप्लीट कर लिए थे और फिर उस पर आधारित हमने कुछ क्वेश्चन किए थे। ठीक है, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन पर आधारित मैंने कुछ बहुत ही, उनको आप एग्जाम्पल मानो या आप उनको टॉपिक मानो, वो आपकी मर्जी है, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट वो पॉइंट थे श्रेणी क्रम और समांतर क्रम पे। जैसे मैं आपके सामने नोट्स पेपर रख रहा हूँ जो लास्ट वीडियो के थे, इस प्रकार आपने इन टॉपिक के बारे में अध्ययन किया था लास्ट के वीडियो के दौरान। श्रेणी क्रम इस प्रकार का संयोजन, समांतर क्रम बताया था, फिर मैंने आपको एक एग्जाम्पल कराया था श्रेणी और समांतर क्रम के दोनों के अंदर। तो आप लोग ये चीज़ बहुत ही आराम से क्लियर कर सकते हो। बस आपको श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन का पूर्ण रूप से पता होना चाहिए। उसके लिए मैंने आपको अलग अलग वीडियो अपलोड इसीलिए किए थे कि मैं एक वीडियो में श्रेणी क्रम और एक वीडियो में मैंने समांतर क्रम संयोजन क्लियर करवाया था पहले। तो वो वीडियो तसल्ली से देखें। फिर ये एक दो वीडियो में विशेष करके इन दोनों संयोजन पर एग्जाम्पल पर मैं ये वीडियो बना रहा था। तो एक लास्ट वीडियो मैंने इन टॉपिक पर बनाया था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आपको समझ में आ गए होंगे। इनको क्लियर करने की कोशिश करना, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे पॉइंट हैं। ठीक है, और ये परीक्षा की दृष्टि से अच्छे अच्छे एग्जाम में ये कई बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों। तो अब अपने आगे आज के इस वीडियो में चर्चा करें। तो इस प्रकार आप ये संयोजन जरूर पहचान लेना कि श्रेणी क्रम क्या होता है। इस प्रकार का संयोजन श्रेणी क्रम होगा, इस प्रकार का संयोजन समांतर क्रम होगा। क्वेश्चन क्या था? ये क्वेश्चन ये था कि आपको संधारित्र दिया है और उस संधारित्र की प्लेटों के बीच, ठीक है, संधारित्र की प्लेटों के बीच आप लोगों को पैरा विद्युत पदार्थ भरा गया है। इस प्लेटों के बीच में पैरा विद्युत पदार्थ इसमें भरा हुआ है। तो आप लोगों को तुल्य धारिता बतानी थी इसमें। तो अगर पैरा विद्युत पदार्थ कुछ इस प्रकार भरा हुआ है, जैसा कि मैं यहाँ पर आप लोगों को बता पा रहा हूँ, जिसमें आपको ऐसा लगे कि पूरी प्लेट का आवेश दो भागों में बंट जाता है। तो यहाँ पर ये आवेश मान सकता हूँ इस प्लेट के ऊपर प्लस 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 प्लस, तो इस पर क्या आ जाएगा? माइनस 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 आ जाएगा। और यहाँ पर भी प्लस प्लस मानूं तो जहाँ पर आवेश बंटता है वो समांतर क्रम संयोजन होता है, और जहाँ पर आवेश आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं बंट रहा वो श्रेणी क्रम संयोजन होता है। ठीक है, तो आप यहाँ क्या देख रहे हो कि इस संयोजन में यहाँ पर ये जो आवेश है वो दो भागों में बंट गया, क्योंकि एक टुकड़ा ये था एप्सिलॉन R1 का, एक टुकड़ा ये था एप्सिलॉन R2 का। तो ये आवेश अलग हो गया और ये अलग हो गया, तो इसलिए मैंने इसको समांतर क्रम नाम दिया था। ठीक है, और यहाँ पर ये दो टुकड़े थे, एक टुकड़ा ये और एक टुकड़ा ये, दोनों पर आवेश समान नजर आ रहा है, क्योंकि पहली प्लेट पर ये चार्ज है, फिर दूसरी पर ये चार्ज आएगा, तो ये इक्वल रहनी है। ठीक है, तो ये श्रेणी क्रम संयोजन होगी। इसको हमने इस प्रकार सोल्व किया था। ठीक है बच्चों, तो आज हम इस टॉपिक पर बेस कुछ क्वेश्चन और करते हैं जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उन पर भी आप थोड़ा सा ध्यान देना। आज का ये अपना वीडियो जो है वो इस चौथे चैप्टर का 14 नंबर वीडियो है ये। तो इसको इस वीडियो के अंदर भी मैंने आप लोगों के सामने कुछ एग्जाम्पल ही रखे हैं ताकि आप इन टॉपिक को अच्छी तरीके से क्लियर कर पाओ। जो भी डाउट हो आपके इन टॉपिक के संबंध में वो आप आराम से क्लियर कर लें। ठीक है, देखिए बच्चों, कई प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं इन संयोजन पर। तो एक क्वेश्चन मैंने आपके सामने ही रखा हुआ है जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और कई बार ऐसा क्वेश्चन परीक्षा के अंदर देखने को मिलता है, बड़े एग्जाम में भी कई बार ये क्वेश्चन मिल जाता है। तो वहाँ से अपने को इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करने का एक तरीका पता होना चाहिए। देखो, आपको क्या कहना चाहता है ये क्वेश्चन? ये कह रहा है कि एक श्रृंखला आपको दी गई है जिसमें संधारित्र आपको जोड़े हुए नजर आ रहे हैं और प्रत्येक संधारित्र की धारिता C है।
ये चीज क्वेश्चन वाला अपने सामने रख रहा है कि सी 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 धारिता के सारे संधारित्र जुड़े हुए हैं और ये जो श्रृंखला है ये पूरे अनंत सिस्टम तक चल रही है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आप लोगों को तुल्य धारिता निकालना पूछता है कई बार, कि क्वेश्चन वाला आपसे ये कहता है कि इस क्वेश्चन में तुल्य धारिता बताओ। तुल्य अपने को निकालनी है बच्चों, तुल्य धारिता। ठीक है, अब ऐसा संयोजन जिसमें यह भी पता नहीं चल पा रहा है कि ये श्रेणी क्रम है या समांतर क्रम है, फिर इसको कैसे हम सोल्व करें, तुल्य धारिता कैसे निकालें। तो इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए आपको एक तरीका अपनाना पड़ेगा जिससे आप ये बहुत ही आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, और तरीका बहुत ही सिंपल है। देखो, ये अनंत लंबाई का या अनंत श्रृंखला का ये पूरा परिपथ आपको दिया हुआ है। ठीक है, जिसमें अनंत संख्या में आवेश संयोजित है। तो क्यों ना मैं एक काम कर रहा हूं, मैं पूरी श्रृंखला का माना इस संपूर्ण या अनंत लंबाई का लिख देता हूं, इस अनंत लंबाई के संयोजन की तुल्य धारिता, अनंत लंबाई के संयोजन की तुल्य धारिता, जैसे मैंने इसको लिख दी सी डैश है। ठीक है, कोई दिक्कत है? तुल्य धारिता क्या लिख दी मैंने, इसको सी डैश लिख दी, या C1 लिख दो, जो भी आपकी मर्जी है वो आप इसको सिंबल दे सकते हो। ठीक है, मैंने सी डैश इसको नाम दे दिया, यानी इस पूरे सिस्टम की धारिता मैंने सी डैश मान ली अनंत। अब चाहे इसमें मैंने मान लिया ये, हालांकि अपने को सी डैश का मान ही निकाल कर बताना है, मैंने मान लिया इस पूरे सिस्टम, पूरे ये जो अनंत लंबाई का संयोजन है इसकी धारिता सी डैश है। जब आप ऐसा मान लेते हो उसके बाद आपको करना क्या है बच्चों, आपको एक काम करना है। आप इस पूरे चित्र में से एक चीज आपको नोट करनी है। देखो, एक चीज कॉमन है कि एक ऐसी श्रृंखला है जो बार बार इस पूरे डायग्राम में रिपीट हो रही है। ठीक है, एक ऐसी श्रृंखला है जो बार बार इस पूरे डायग्राम में रिपीट हो रही है, उसको आपको यहां से ढूंढना है कि वो श्रृंखला कौन सी है जिसका बार बार इस पूरे डायग्राम में मतलब दोहराया जा रहा है पूरी श्रृंखला को। तो आप अगर इस डायग्राम में ध्यान दोगे थोड़ा सा, तो आप क्या देखोगे, देखो एक संधारित्र यहाँ, फिर एक संधारित्र ऊपर जुड़ा हुआ है, इसमें एक संधारित्र यहाँ और एक संधारित्र ऊपर जुड़ा हुआ है, फिर वही काम दोबारा आ रहा है, एक संधारित्र बीच में, एक ऊपर जुड़ा हुआ है, एक बीच में, एक ऊपर, एक बीच में, एक ऊपर, यानी इसमें एक ही श्रृंखला की बार बार मतलब पुनरावृत्ति हो रही है कि एक संधारित्र तो बीच में जोड़ रखा है ऐसे। ठीक है, और फिर एक ऊपर जोड़ रखा है, ये एक श्रृंखला है, इसमें इसको बार बार दोहराया जा रहा है। एक बीच में जोड़ा, एक ऊपर जोड़ दिया, एक बीच में जोड़ा, एक ऊपर जोड़ दिया। ठीक है, इस मतलब श्रृंखला को बार बार दोहराया जा रहा है। तो आप क्या करना कि आप एक श्रृंखला आपने बना ली। ठीक है, बनाने के बाद में जो आगे के अनंत, आपको आगे अनंत जोड़ने हैं, अनंत मतलब ये इस प्रकार के टुकड़े जोड़ने हैं। तो मैं इन सभी अनंत टुकड़ों की धारिता कितनी मान चुका हूं, इन सभी टुकड़ों की धारिता मान चुका हूं सी डैश। मैंने ये सब नए बनाकर एक टुकड़ा जोड़ दिया, क्या, सी डैश जोड़ दिया, क्योंकि आगे सभी की धारिता कितनी है, सी डैश है। बात आई समझ में? क्या ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको? ठीक है, सी डैश मैंने, क्योंकि अब अनंत का है तो अनंत की कोई सीमा तो है नहीं, तो मैंने अनंत की जगह एक टोटल, क्योंकि मैंने मान ली ये चीज कि पूरे अनंत लंबाई की जो धारिता है वो सी डैश है, तो मैंने आगे के अनंत की जगह सी डैश का टुकड़ा एक संधारित्र जोड़ दिया सी डैश के रूप में। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको हल करने हैं। ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को प्रतिरोधों के संबंध में भी दिखाई दे सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन, तो इनको क्लियरली करने के लिए इस प्रकार का ही अपने को तरीका अपनाना पड़ेगा। सब क्वेश्चन एक ही टाइप से होने, इसी प्रकार से होंगे ये क्वेश्चन सारे। ठीक है, अब क्या करो, आपको पता है कि ये अनंत मतलब अनंत लंबाई के संयोजन की धारिता है। अब देखो, यहां से आप एक चीज क्लियर कर सकते हो बच्चों कि ये दोनों संधारित्र फिलहाल मेरे को श्रेणी क्रम में नजर आ रहे हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर लाल पेन से नोट भी कर सकता हूं कि ये दोनों संधारित्र कौन कौन से, ये दोनों दिख रहे हैं आपको, ये दोनों कौन से क्रम में नजर आ रहे हैं आपको, श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में मैं तुल्य धारिता निकाल सकता हूं। श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता का सूत्र क्या होता है, 1/n
सी एस बराबर 1/C1 1/C2 प्लस में होता है क्या। तो जब इसको आप सोल्व करोगे ना तुल्यधारिता, तो ये तो सी ऐसे कैसा पड़ा है और इसकी जगह आ जाएगा बच्चों, इन दोनों की जगह श्रेणी क्रम को सोल्व कर दिया ना इन दोनों को, तो उत्तर क्या आएगा, ये आएगा सी डैश अपॉन सी प्लस सी डैश। ठीक है, क्योंकि इसको हम सोल्व करेंगे ना इन दोनों को, तो क्या बनेगा 1/CS इज इक्वल 1/C प्लस 1/C डैश। क्लियर है। ठीक है, इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं। बात आ गई समझ में। तो ये हमने इनकी तुल्यधारिता इसको सोल्व कर लिया, वो सूत्र अपने पास है ही, सी एस बराबर 1/C प्लस 1/C डैश को मैंने सोल्व किया, ये इसका उत्तर आ जाएगा। क्लियर है ये चीज। ठीक है, अब देखो ये किस क्रम में, ये दोनों मैं यहां लिख देता हूं कौन कौन सा, ये और ये किस क्रम में, ये दोनों है समांतर क्रम में। ठीक है, और समांतर क्रम में है तो समांतर क्रम में इनका डायरेक्ट जोड़ होना है। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, अतः ए व बी के मध्य तुल्य धारिता, ए व बी के मध्य तुल्य धारिता क्या होगी, सी प्लस सी डैश अपॉन सी प्लस सी डैश। ठीक है, अब ये तुल्य धारिता आ गई इस पूरे सिस्टम की, यानी इसकी पूरे की तुल्य धारिता आ गई। अब अगर आप इसको थोड़ा सा अगर ध्यान से देखें तो आपको पता है कि ये पूरा अनंत लंबाई का मामला था, पूरा अनंत लंबाई का संयोजन था। ठीक है, और अनंत लंबाई के संयोजन की टोटल धारिता मैंने कितनी बताई थी, सी डैश बताई थी, जो कि मैंने यहां नोट की है। तो ये अनंत का है तो ये भी तो उस अनंत में शामिल है। ठीक है, और वैसे हम जानते हैं एक नॉर्मल तरीके से पढ़ने की कोशिश करें तो हम सबको पता है कि अनंत लंबाई की धारिता, अनंत संयोजन की धारिता सी डैश है, उसमें अगर एक छोटा सा टुकड़ा और जुड़ जाता है तो अनंत पे तो कोई फर्क पड़ना नहीं है। तो वही मैंने काम ये किया यहाँ पर कि इस अनंत धारिता की जगह इसमें दो ये छोटे से टुकड़े और ऐड कर दिए इस प्रकार के संयोजन को मिलाकर, तो ये जो उत्तर आएगा ये भी सी डैश ही होगा। नहीं समझेगा बात मेरी। ठीक है, क्योंकि अनंत धारिता संयोजन की धारिता मैंने सी डैश मान ली और उस सी डैश में अगर ये छोटा सा टुकड़ा और ऐड होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि अनंत अनंत ही होता है। तो मैंने इसको सी डैश का नाम दे दिया। ठीक है बच्चों, अब अपने को सी डैश की वैल्यू निकालनी है, आखिर इसकी सी डैश की वैल्यू होनी क्या है। जब इसको सोल्व करेंगे तो अपना यहाँ पर लघुत्तम आएगा सी प्लस सी डैश, आएगा कि नहीं आएगा। जब इसको सोल्व करोगे तो ये चीज बनेगी सी प्लस सी डैश और सी डैश। क्लियर है। और जब इसको हम सोल्व करेंगे तो एक इक्वेशन बन जाएगी अपनी, वो इक्वेशन बनेगी द्विघात, मतलब द्विघात के रूप में एक समीकरण बनेगी, सी डैश सी प्लस सी डैश सी प्लस सी डैश और सी डैश। तो क्या आ गया, सी डैश का स्क्वायर, सी का स्क्वायर, सी डैश और सी डैश। ठीक है, ये एक इक्वेशन आ रही है, नजर आ रहा होगा आपको। देखो इसमें से आप जानते हो कि एक ये सी डैश है, ये भी सी डैश है, एक हिस्सा मैं कैंसिल कर दूं तो क्या बन गया, सी डैश का स्क्वायर माइनस सी डैश और माइनस सी का स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, ये एक द्विघात समीकरण मैंने बना दी। समझ में आ रहा है। इसको आप सोल्व करना पड़ेगा आपको। अब अपने को ये एक द्विघात समीकरण बन चुकी है, अब इसका हल करना पड़ेगा अपने को मानक सूत्र से। ठीक है, मानक सूत्र होता है ना श्रीधराचार्य सूत्र, उससे हल करना पड़ेगा। जैसे इक्वेशन होती है ना द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण को हम क्या रूप देते हैं, ये रूप देते हैं, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है। और इसका हल क्या होता है द्विघाचार्य सूत्र से, एक्स बराबर, ठीक है, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4
AC अपॉन 2A। ये चीज हम पढ़ते हैं कक्षा 9-10 में, ये चीजें आनी शुरू हो जाती है, अपने को पता है ये, ठीक है। तो यहाँ माइनस बी क्या चीज है, माइनस बी क्या चीज है, एक्स का गुणांक है, और ए क्या चीज है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, और सी क्या चीज है, ये अंतिम पद है इसका, ठीक है, जिसमें कांस्टेंट पद कह सकते हो ये, ठीक है। ये गुणांक अपने को पता होने चाहिए। तो यहाँ पर अगर मैं चर्चा करूं तो ये सी डैश के रूप में द्विघात समीकरण है। किसकी, सी डैश, किसकी, सी डैश की द्विघात समीकरण में इसको मान रहा हूं, ठीक है। सी डैश की द्विघात समीकरण है ये, ठीक है, क्योंकि मुझे को सी डैश का ही मान निकालना है, तो सी डैश की एक द्विघात समीकरण मैंने मान ली। आई बात समझ में। अगर इसकी कंपैरिजन मैं यहां करूं तो आपको पता है कि यहां जैसे एक्स स्क्वायर, तो एक्स की जगह सी डैश स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। बी एक्स तो यार है सी डैश, और ये कांस्टेंट की जगह सी स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। तो अगर मैं यहां इसकी तुलना करके मान रखूं तो आप कहोगे कि सर सी डैश की वैल्यू क्या आएगी, यानी एक्स की वैल्यू, समझ रहे हो बात मेरी, एक्स की जगह सी डैश है, माइनस बी, माइनस चिन्ह सूत्र में होता है बी मतलब सी डैश का गुणांक, तो सी डैश का गुणांक कितना है, माइनस सी है। समझ आ रही बात मेरी, सी डैश का गुणांक कितना है, यानी एक्स का गुणांक कितना होता है, एक्स का गुणांक बी होता है, तो यहाँ सी डैश का गुणांक कितना है, माइनस सी, फिर प्लस माइनस का चिन्ह, बी का स्क्वायर यानी माइनस सी का स्क्वायर, माइनस 4a, और सी का मान कितना है, अपॉन 2a, ए की जगह आ जाएगा 1, ठीक है। तो सी डैश बराबर, ये बात समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है। मैंने इसको सी डैश के पदों में द्विघात समीकरण मानी है, तो यहां पर सी डैश माइनस बी, यानी सी डैश का गुणांक तो हो गया माइनस का सी, समझ रहे हो बात मेरी, ठीक है। सेम इस सूत्र से मैंने वैल्यू रखी है यहाँ पर, इस चीज को समझने की कोशिश करना, ठीक है, इस पॉइंट को समझने की कोशिश करना कि फॉर्मूले में माइनस बी होता है, माइनस बी क्या चीज होता है, एक्स का गुणांक, तो यहां माइनस सूत्र वाला पड़ा है, एक्स का गुणांक बोले तो सी डैश का गुणांक, और सी डैश का गुणांक क्या है, माइनस सी, तो मैंने माइनस सी रख दिया, प्लस माइनस, फिर बी का स्क्वायर, बी क्या है, एक्स का गुणांक यानी माइनस सी का स्क्वायर, फिर माइनस 4a आता है, ए क्या चीज है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का मतलब सी डैश स्क्वायर, सी डैश की स्क्वायर का गुणांक, तो कितना गुणा है यहाँ पर, एक गुणा है, तो एक रख दिया। फिर यहाँ पर सी होता है, सी ये लास्ट का पद होता है, तो लास्ट का पद कितना है, माइनस सी स्क्वायर, तो मैंने माइनस सी स्क्वायर लिख दिया, अपॉन 2a, तो 2a कोएफिशिएंट 1 है तो a लिख दिया, ठीक है बच्चों। अब इसको सोल्व करेंगे ना आपने, तो ये चीज बनने वाली है, प्लस माइनस सी प्लस अंडर द रूट सी स्क्वायर प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अपॉन 2, तो सी डैश बराबर आ जाएगा सी प्लस माइनस अंडर द रूट 5c स्क्वायर बट्टे 2, तो यहां से इसको ऐसा लिख दूं, सी प्लस माइनस, ये लो लिख सकते हैं अपने इसको ऐसा, और कॉमन लेंगे, सी कॉमन निकाल सकते हैं, कॉमन निकालोगे तो उत्तर ये आना है C1 प्लस माइनस रूट 5/2। अब देखो यहां से दो रिजल्ट आ सकते हैं आपके पास, कितने रिजल्ट आ सकते हैं, दो रिजल्ट, कौन कौन से आ सकते हैं, दो रिजल्ट मैं यहां लिख रहा हूं, या तो सी डैश की वैल्यू ये आएगी बच्चों, C1 प्लस रूट 5/2, या ये आएगा C1 माइनस रूट 5/2, ठीक है। ये दो उत्तर आ सकते हैं, या एक बार तो प्लस का रखना पड़ेगा और एक बार क्या रखना पड़ेगा, माइनस का, ठीक है, माइनस का रख रहे हैं। अब देखो मैं एक बात करूं छोटी सी, आपको देखने वाली बात यहां पर यही है कि अब ये दो मान मैं यहां प्रयुक्त कर रहा हूं, या तो ये उत्तर आना है मेरा प्लस में, ठीक है, संभव होंगे तो दो ही मान निकल सकते हैं, लेकिन धारिता की बात करूं तो ये जो रिजल्ट है ना, ये संभव नहीं है, अपना उत्तर होना है ये। क्यों बच्चों, क्योंकि इस रिजल्ट में अगर आप ध्यान दोगे ना तो 1 माइनस रूट 5 को सोल्व करोगे तो उत्तर 1 से √5 का मान 1 से ज्यादा आता है, तो इसमें से 1 घटाओगे तो ये मान माइनस में आएगा, ये मान किस में आएगा, ये मान होगा नेगेटिव मान। और मैं बता देना चाहूंगा कि धारिता जो होती है ना, ये आवेश धारण करने की क्षमता होती है,
धारिता सदैव पॉजिटिव होती है। ठीक है, धारिता सदैव पॉजिटिव होगी, ये ध्यान रखना, सदैव पॉजिटिव होगी। तो अपना पॉजिटिव उत्तर कहाँ से आ रहा है, ऊपर वाले मान से आ रहा है, नीचे वाले मान से? तो मेरे हिसाब से ऊपर वाले मान से पॉजिटिव उत्तर आ रहा है, तो अपना ये सही उत्तर होगा। इस प्रकार आप इस अनंत परिपथ के लिए, इस अनंत लंबाई के संयोजन के परिपथ के लिए तुल्य धारिता का सूत्र व्युत्पन्न कर सकते हो। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ रही होंगी। और इसके अलावा नॉर्मल छोटे मोटे क्वेश्चन है वो आसानी से आप क्लियर कर सकते हो। उसमें आप लोगों को संयोजन के आधार पर क्वेश्चन दिए जाते हैं जो आप आराम से इनको प्रूफ करके बता सकते हो। ठीक है, एक और एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर रख रखा है। इस प्रकार के क्वेश्चन भी बहुत आते हैं। तो देखो क्या लिखा हुआ इस एग्जाम्पल में, आपको इस पूरे सर्किट की तुल्य धारिता दी हुई है। मैंने इसको सोल्व करके रखा है ताकि हम फटाफट इसको समझ सकें बस। और एकदम सरल है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। इस प्रकार आपको जैसे 4 4 C2 1 1 माइक्रोफेरेड संधारित्र की ये जो संधारित्र धारिता की संधारित्र सर्किट में जोड़े गए हैं, तुल्य धारिता 5 है, इसकी पूरी की टोटल धारिता 5 है। तो अपने को C का मान निकाल के बताना है। ठीक है, अब देखो C का मान निकाल के बताना है तो आप टोटल धारिता आपको दी गई है और इस C एक संधारित्र इसमें जुड़ा हुआ है, इसकी वैल्यू कितनी है। इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इस सवाल को जितना हो सके उतना सोल्व करो, फिर लास्ट में हम इसकी मतलब जो टोटल धारिता वो निकाल लेंगे। तो आपने क्या कर रहे हैं, देखो ये दोनों किस क्रम में है, ये दोनों समांतर क्रम में है। ठीक है, ये दोनों किस क्रम में है, समांतर क्रम में। दिख रहा है ना आपको, क्योंकि दोनों की एक एक प्लेट एक साथ जुड़ी हुई है यहाँ पर, और इन दोनों की बची हुई एक एक प्लेट यहाँ जुड़ी हुई है। तो ये कौन से संयोजन में है, ये है समांतर क्रम में। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, और समांतर क्रम में। फिर ये भी देखो, इन दोनों की प्लेटें एक साथ जुड़ी हुई, इन दोनों की प्लेटें एक साथ जुड़ी हुई, तो ये भी कौन से क्रम में, ये भी समांतर क्रम में। समझ में आ रही है क्या बात मेरी, ये दोनों समांतर क्रम में है, ये संयोजन भी समांतर क्रम में है और ये संयोजन भी समांतर क्रम में। दोनों को सल करोगे तो देखो 1 और 1 कितने हो गया। यहाँ पर देखो, अब मैंने एक डायग्राम और बना रखा है, इसमें आप थोड़ा नोट करना। बिंदु ए से चला, 2 माइक्रोफेरेड जैसा था वैसा का वैसा पड़ा है। फिर 1 और 1 समांतर क्रम में सीधा योग होता है ना टोटल धारिता, C1 + C2, तो 1 + 1 कितना हो गया, 2 माइक्रोफेरेड हो गया। मैंने 2 माइक्रोफेरेड यहाँ पर कनेक्ट कर दिया इनकी जगह। ठीक है, और ये पूरा तार यहाँ पर बी में मिल रहा है, तो पूरा तार मैंने यहाँ पर बी के साथ कनेक्ट कर दिया, दिख रहा होगा आपको। ठीक है, फिर आगे चलो, फिर देखो ये C अपनी जगह पड़ा है ऐसे कैसा, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग, और 4 और 4 8 हो गए, तो ये 8 माइक्रोफेरेड मैंने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। समझ गए, इस प्रकार क्वेश्चन को अपने को सॉल्व करना है। अब ये दोनों देखो कौन से क्रम में हो गए, ये दोनों श्रेणी क्रम में हो गए, दिख रहा है ये तो साफ साफ। और ये दोनों भी श्रेणी क्रम में हो गए बच्चों, क्योंकि एक साथ जुड़े हुए ना। तो श्रेणी क्रम में रिजल्ट क्या होता है, 1/CS बराबर 1/C1 + 1/C2। जब इसको सोल्व करोगे तो 1/CS बराबर 1/2 + 1/2, 2/2, और 2/2 को सोल्व करोगे तो उत्तर कितना आएगा, 1 आता है। ये आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, कैलकुलेट करके देखना, 1/CS बराबर 1/2, 1/2। ठीक है, ये आ गया 2/2, यानी 1 आया, और CS की वैल्यू भी माइक्रोफेरेड में 1 आ जाएगी। ठीक है, ये ध्यान रखना, मात्रक मैंने लास्ट में इनको जोड़ देनी है। ठीक है, साथ साथ मात्रक लेके चलोगे थोड़ा समझने में थोड़ा सा ऐसे, मात्रक जब लास्ट में निकालो उत्तर आता है उसके लास्ट में मात्रक लगा दिया करो। ठीक है, साथ साथ लिखने की जरूरत नहीं है, 2 माइक्रोफेरेड 2 माइक्रोफेरेड मैंने लास्ट में लिख दिया 1 माइक्रोफेरेड। और यहाँ इसी फॉर्मूले से इसको सोल्व करो ना, 1/C 1/8, जब इसको सोल्व करोगे तो क्या आता है, 8C/8 + C माइक्रोफेरेड। ठीक है, अब देखो ये दोनों समांतर क्रम में है, ये किस क्रम में है, समांतर क्रम में। क्यों, क्योंकि देखो इसकी इन दोनों की जगह मैंने 1 जोड़ दिया और इन दोनों की जगह मैंने 1 जोड़ दिया, ये 1 माइक्रोफेरेड। तुल्य धारिता का मतलब यही होता है कि ये 2 माइक्रोफेरेड के श्रेणी क्रम में अगर 2 जोड़ो या फिर 1 माइक्रोफेरेड 1 जोड़ दो, एक ही बात है। इसी जगह मैंने इन दोनों की जगह 1 कनेक्ट कर दिया। अब ये समांतर क्रम में कैसे आपको क्लियर हो चुका है। समांतर क्रम की क्या विशेषता होती है, एक एक प्लेट एक साथ जुड़ी होती है, एक एक प्लेट एक साथ जुड़ी होती है। तो जैसे इसकी ये प्लेट और इसकी ये प्लेट एक साथ कनेक्ट है, और बची हुई ये प्लेट और इसकी बची हुई प्लेट, ये देखो ये दोनों प्लेटें यहाँ पर कनेक्ट है, समांतर क्रम हो गया। समांतर क्रम में सीधा जोड़ होता है, तो इसकी तुल्य धारिता क्या आई,
8c/8 + c+1। और आप कह रहे हो सर इस पूरे सिस्टम की तुल्यदायिता कितनी है, 5 है। मैंने मात्रक नहीं लगाया ना, मात्रक में लास्ट में लगा दूं माइक्रोफेरेड में। इसको मैंने लघुत्तम लिया, 8 + c लघुत्तम आ गया। इसको सोल्व किया, सोल्व करना तो आता ही है आपको, तो c का मान कितना आ जाता है, 8 माइक्रोफेरेड। इस प्रकार के क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हो, ठीक है। फिर मैं एक क्वेश्चन मैं इसमें और लेके चल रहा हूं, इसमें ध्यान देना। ये भी 2 क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन है, किताब में आपको ये देखने को मिल जाएंगे आराम से इन क्वेश्चनों को। कि आपको संधारित्र दिए गए हैं और कुछ प्लेटें दर्शाई गई हैं। इन प्लेटों का क्षेत्रफल a है, ठीक है। कुछ प्लेटें हैं जो इस प्रकार इसमें कनेक्ट की गई है, जो कि मैंने डायग्राम में बना रखे हैं। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, बहुत आते हैं, अच्छे अच्छे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन फिलहाल मैं अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो अपने उन्हीं क्वेश्चनों की चर्चा करें जो अपनी बुक में है। वैसे आप लोगों को बहुत और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो कंपटीशन की जो तैयारी कर रहे हैं वो इन क्वेश्चनों को आराम से क्लियर करने की कोशिश करना। देखो आपको ये प्लेटें दी गई हैं, इन प्लेटों का क्षेत्रफल ए है और इनके बीच का गैप है वो डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको डी 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 नजर आ रहा है, ठीक है। मैंने हाथ से चित्र बनाया तो थोड़ा सा अजीब बन गया होगा, लेकिन इस प्रकार का आपको डायग्राम एग्जाम में देखने को मिलेगा। बीच की डिस्टेंस डी है सबके अंदर। अब आपको ये कह रहा है कि तुल्यधारिता निकालो। अब अपने को यही पता नहीं कि यहाँ पर कितने संधारित्र हैं, कैसे तुल्यधारिता निकाले, कौन से संयोजन में है। इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाए तो आप हमेशा एक इन सवाल को हल करने के लिए काम करो, जो इनके बाह्य टर्मिनल है वहां से लेके चलो। बाह्य टर्मिनल पर हम हमेशा बैटरी कनेक्ट करते हैं, ठीक है। मैं मेरे हिसाब से इसका सॉल्यूशन बता रहा हूं। जब बैटरी कनेक्ट करते हैं तो बैटरी की विशेषता क्या होती है, एक पार्ट पॉजिटिव होता है, एक पार्ट नेगेटिव होता है। वैसा ही काम मैंने यहाँ पर किया, ये पॉजिटिव मान लिया, इसको क्या मान लिया, नेगेटिव टर्म्स मान लिया। इसको पॉजिटिव और इसको नेगेटिव, यानी ए सिरा पॉजिटिव और बी सिरा नेगेटिव माना है। देखो जब ए पॉजिटिव माना है ना, तो इस प्लेट पर प्लस चार्ज आएगा और इधर इस प्लेट पे भी क्या आएगा बच्चों, प्लस चार्ज आएगा, ठीक है। ऐसे ही इस ए को पॉजिटिव माना है तो ये प्लेट पॉजिटिव होगी और इधर ये प्लेट भी क्या होगी बच्चों, पॉजिटिव होगी। मैंने बना दिया। अब नेगेटिव चार्ज की बात करो, ये ना नेगेटिव, इसका मतलब ये प्लेट नेगेटिव होगी और ये प्लेट क्या होगी, नेगेटिव। दिख रहा है आपको। इधर बात करो, ये प्लेट नेगेटिव होगी, ठीक है, और इधर ये प्लेट क्या होगी, नेगेटिव होगी, ठीक है। मैंने इसको कनेक्ट करके बता दिया भाई बैटरी के अकॉर्डिंग। मैंने क्योंकि जब संधारित्र को बैटरी से जोड़ते हैं तो एक प्लस और एक माइनस की प्लेट हो जाती है, वैसे मैंने इनको कनेक्ट किया है, ठीक है। अब आप यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना कि बेसिकली समझ लो बस, ज़्यादा इसमें उलझने की कोई ज़रूरत नहीं है। आराम से, कई बार क्या होता है बच्चे इस प्रकार के फॉर्मूलों में, इन फंडा में उलझ जाते हैं, फिर क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो नॉर्मली हम कर सकते हैं। अब देखो ये संधारित्र बन चुके हैं, ऐसे संधारित्र बन गए जिनकी प्लेटों का क्षेत्रफल a और बीच की दूरी d है। अब है कितने संधारित्र वो आपको काउंट करने हैं बच्चों, ठीक है। अब देखो संधारित्र में क्या विशेषता होती है कि 2 प्लेटें होती है, इनमें एक प्लेट पॉजिटिव होती है और एक प्लेट नेगेटिव होती है। ऐसे समांतर होती है 2 प्लेट, ठीक है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो इन दोनों डायग्राम में आपको संधारित्र पहचानने की पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेटों के संयोजन कौन कौन से हैं। देखो मैं यहाँ ध्यान दूं, ये बीच की दूरी डी है ना, एक प्लेट पॉजिटिव है, दूसरी क्या है, नेगेटिव, यानी एक संधारित्र ये पड़ा। फिर यहाँ बीच में बात करूं, डी दूरी ये दिखाई दे रही है, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, ये संधारित्र नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि इन संधारित्र में एक पॉजिटिव होना चाहिए, एक क्या होना चाहिए, नेगेटिव। तो ये संधारित्र है क्या, नहीं बच्चों, ये संधारित्र नहीं है। फिर नीचे चलो, ये डी दूरी आपको दर्शा रखी है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, यानी ये एक दूसरा संधारित्र है। तो यहाँ कितने संधारित्र हैं टोटल, यहाँ 2 संधारित्र बन रहे हैं, ठीक है। फिर इस डायग्राम की बात करो, प्लस प्लस माइनस माइनस एक संधारित्र, फिर इसकी माइनस, इस प्लेट पे प्लस दूसरा संधारित्र, फिर इसका प्लस और इसका माइनस तीसरा संधारित्र, यानी लगातार प्लस माइनस कनेक्ट हो रहे हैं ना। तो इसमें कितने संधारित्र हैं, 3 संधारित्र हैं। सबकी धारिता इक्वल होगी, कि सबकी इक्वल होनी है, कितनी, a एप्सिलॉन नॉट बटे d, सबकी 2 है, तो C1 भी यही है और C2 भी यही है।
और अगर 3 संधारित्र है तो C1 C2 C3 इन सब के मान यही होने हैं। क्यों होने हैं? क्योंकि प्लेटों का क्षेत्रफल कितना है? A है सबका। बीच की दूरी कितनी है? D है। अब साइलेंट नोट कांस्टेंट होता है ये। अब देखना ये है, अपने को तुल्यधारिता निकालनी है दोनों में। क्या निकालनी है? तुल्यधारिता। इसमें भी अपने को तुल्यधारिता निकालनी है। अब देखना ये है कि इसमें 2 संधारित्र है, इसमें 3 संधारित्र है। अब जुड़े कौन से क्रम में है ये अपने को देखना है, श्रेणी क्रम में या समांतर क्रम में। अब जोड़ने के लिए आपको सबको पता है कि हमने एक प्लेट को पॉजिटिव मानना है और दूसरे को नेगेटिव मानना है। ठीक है, ए को पॉजिटिव मानना है और बी को नेगेटिव मानना है। तो आप आराम से देख सकते हो कि ये दोनों डायग्राम में जितने भी संधारित्र हैं ये समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें एक संधारित्र ये है, ऊपर वाला दिख रहा है आपको, एक संधारित्र तो ये है और एक संधारित्र ये है नीचे वाला। ये 2 ही तो संधारित्र है अपने पास। इसमें ये तीनों है, अलग अलग दिख रहे हैं। अब समांतर क्रम की क्या विशेषता होती है? प्लस प्लस एक तरफ, माइनस माइनस एक तरफ। ठीक है, समांतर क्रम में ये तो पढ़ा था हमने कि प्लस प्लस एक तरफ और माइनस माइनस एक तरफ। जैसे मैं ये समांतर क्रम वाला नोट्स रख रहा हूं तो देखो, प्लस प्लस प्लेटें एक साथ जुड़ी हुई है, माइनस प्लेटें एक साथ जुड़ी हुई, वो समांतर क्रम संयोजन होता है। ठीक है, तो यहां देखो 2 संधारित्र है, 1 और 2। इसकी प्लस ये रही, ये प्लेट रही, और इसकी प्लस प्लेट ये रही। ये दोनों प्लेटें एक साथ कनेक्ट है। इसकी नेगेटिव और इसकी नेगेटिव ये दोनों एक साथ कनेक्ट है। मतलब प्लस प्लेटें एक साथ, नेगेटिव प्लेटें एक साथ, तो कौन सा क्रम है? समांतर क्रम। फिर इधर ध्यान दो, इसमें भी समांतर है। कैसे? 3 संधारित्र बता रहे हैं। अब हो कैसे ही वो, लेकिन 3 हैं। कैसे हैं? देखो, इसकी प्लस प्लेट, इसकी प्लस प्लेट, समझ गए बात मेरी? 1 2 ये दोनों एक साथ, इसकी नेगेटिव और इसकी नेगेटिव ये दोनों एक साथ, प्लस एक तरफ नेगेटिव एक तरफ। कौन सा संयोजन हो गया? ये समांतर क्रम संयोजन। यानी इसमें भी क्या, ये समांतर क्रम संयोजन। अब इसमें 3 संधारित्र कैसे बने कि ये जो कॉमन प्लेटें हैं, अब जैसे ये प्लेट है, ये प्लेट ऊपर भी काम कर रही है, नीचे भी काम कर रही है। ये प्लेट ऊपर वाले में भी काम कर रही है, नीचे वाले में भी काम कर रही है, इसलिए एक कॉमन बन गया इनमें है। तो है 3 संधारित्र और तीनों किस क्रम में? समांतर क्रम में। तो तुल्यधारिता आ जाएगी पैरेलल कंडीशन में, यहाँ तो आ जाएगा C1 प्लस C2 और यहाँ आ जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। तो यहाँ तो उत्तर आ जाएगा अपना A एप्सिलॉन नॉट D प्लस A एप्सिलॉन नॉट D, यानी टोटल धारिता आ जाएगी 2A एप्सिलॉन नॉट बटे D। ठीक है, और यहाँ पर उत्तर आ जाएगा अपना A एप्सिलॉन नॉट बटे D प्लस A एप्सिलॉन नॉट बटे D प्लस A एप्सिलॉन नॉट बटे D। तो यहाँ पर टोटल धारिता कितनी आ जाएगी? 3A एप्सिलॉन नॉट बटे D। तो इस प्रकार बच्चों हम तुल्य धारिताओं का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो संधारित्रों पर मैंने आप लोगों को कुछ क्वेश्चन करवाए हैं। मेरी कोशिश यही है कि अच्छे क्वेश्चन करवाऊं ताकि आपको समझ में आसानी से आ सके, और ऐसे क्वेश्चन करें ताकि आपको कुछ एग्जाम में भी इनका फायदा हो। तो इन क्वेश्चन पर बेस आप लोग एग्जाम्पल करना तसल्ली से, आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप पूछ सकते हो। तो आज की जो ये वीडियो में और पीछे जो वीडियो हमने पढ़े हैं, यानी 11 12 13 14 ये क्रमांक वाले वीडियो संधारित्र से संबंधित, इन वीडियो पर आप लोग विशेष ध्यान देना बच्चों। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन इन परीक्षा में इनमें से पूछे जा सकते हैं। तो आगे के वीडियो के लिए लगातार आप हमारे चैनल से बने रहिए। आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि निश्चित ही आपको इससे फ़ायदा होगा और आपको ये चीज़ें पसंद भी आएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों इन वीडियो को देखें और पूरा सिलेबस का फ़ायदा उठाएं। आगे का वीडियो हम जल्दी अपलोड करेंगे, तब तक के लिए तैयारी करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।